अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कोटा बायोलॉजी में। इस पर आपको पूरी नीट की तैयारी करवाई जाती है, साथ में आपकी बोर्ड्स की और 11th 12th बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है हम सबकी यहाँ पर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करवाते हैं, बिल्कुल मुफ्त में। बस आपके सपोर्ट की नीड रहती है, ठीक है। मैं जो आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये भी पूरी एक यूनिट कंप्लीट करवाने के लिए अपन ने जो मुहिम जो जिम्मा उठाया है उसके तहत ही है। जैसे हमने जो सेकंड यूनिट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अपने क्लास 12th की जो सेकंड यूनिट है ना, उसके वन शॉट वीडियो मैंने डाला हुआ है, जहां पर मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक सारा पोर्शन कंप्लीट करवाया हुआ है। मेंस्ट्रुएशन की अलग से मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहो तो उसको जाके देखना, वन शॉट में भी आपको वो चीज मिलेगी। उसके बाद मैं जो ये दूसरा वन शॉट अपलोड करने जा रहा हूँ, ये भी एक बड़ी वास्ट वीडियो बनेगी। क्या मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ फर्टिलाइजेशन से, और बिल्कुल लास्ट जब हम पहुंच जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा ये टॉपिक आपको आज कंप्लीट करा दूं, है ना। तो 2 वीडियो में आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आप इस वीडियो को आराम से बैठ के देखो, आपके बोर्ड में एक बड़ी जो यूनिट है 5 नंबर की, वो कंप्लीट होती है। साथ में ये अपना ऐसा मान लो दावा है कि जब आप अच्छे से इसको पढ़ोगे तो आपका नीट में कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। बहुत कॉन्सेप्चुअल बात होती है ना। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आपका सपोर्ट करना बनता है ना। जैसे मैं आपकी तैयारी को अच्छे से करा रहा हूँ, सारी नीट की तैयारी आपकी ऐसे चल रही है। बस ये है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम बिल्कुल बेसिक स्तर पर है, कोई बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे पास नहीं है ना, तो आपको कुछ फैंसी आइटम्स दिखेंगे यहाँ पर कि कोई बहुत स्मार्ट बोर्ड और डायग्राम बने बनाए आ रहे हैं, नहीं। ये सब चीजें हैं, सेकेंडरी हैं। जो सबसे प्राइमरी चीज है वो टीचर को पढ़ाना आना चाहिए, और उसको सिलेबस वो ऐसा कंप्लीट करा जिससे स्टूडेंट का फायदा हो। स्टूडेंट भी फैंसी नहीं होना चाहिए जो फैंसी चीजें देखकर अट्रैक्ट हो, है ना। मैं यहाँ कोई ऐसे कोई सुंदर लड़की आपके सामने आएगी किसी डिजिटल बोर्ड पे और आप उसको देख के, हाँ, तो वो पढ़ाए अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है ना। क्या वो उसके अपीयरेंस फील कर रहे हो आप, बोर्ड अच्छा है वो नहीं। आप यहाँ आओ, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी मैं यहाँ पर आज फर्टिलाइजेशन से आगे बात करूंगा। फर्टिलाइजेशन से लेकर हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट वीडियो अपन कंप्लीट यूनिट कवर कर लें, ठीक है। अभी तक हम जो बात कर चुके हैं वो हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं सारे। हमने दोनों के गैमेट्स बना लिए, तो मेल में स्पर्म है, स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं, oogenesis हमने बना लिया है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अपना कंप्लीट हो गया है। अब जो सिचुएशन ये है वो ये है कि एक फीमेल में जैसे ही सेक्स की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है ना, ये अपन ने उसका क्या बनाया है, यूटेरस, और ये यूटेरस का माउथ है, ये सर्विक्स है, और सर्विक्स के पास ये विजाइना है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है विजाइना, ठीक है। ये सर्विक्स के पास विजाइना है। ये अपने इसके बाहर की लेयर है, सबसे बाहर वाली क्या है, ये मैंने सब पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं बहुत ही जल्दी से आगे जा रहा हूँ। ये सबसे बाहर वाली पेरीमीट्रियम है, इसके बीच वाली अगर मैं ये बाहर वाली बना रहा हूँ तो ये पेरीमीट्रियम है, ये मायोमीट्रियम है, और ये जो अंदर वाली है ये है एंडोमीट्रियम। ठीक बात है। ये अपने यूटेरस की स्ट्रक्चर है, यहीं से एक ट्यूब निकली है जिसको हम बोल रहे हैं फैलोपियन ट्यूब, और ये इसका लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है अपना एम्पुला, ठीक है। यहां पर ये अपना पड़ा है ओवम। अब इस कंडीशन में यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। जैसे ही यहाँ पर इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन का क्या मतलब है, मतलब पेनिस द्वारा, ये अपन ने पेनिस बनाया है, पेनिस द्वारा यहाँ पर सीमन छोड़ दिया गया है। सीमन कौन सी क्या है, सीमन स्पर्म के साथ जो व्हाइट प्लाज्मा होता है, वो जो मिक्स स्ट्रक्चर है उसको अपन सीमन बोलते हैं। जब सेक्स के दौरान मेल के पेनिस से यहाँ पर सीमन छोड़ दिया जाता है, इसको अपन बोलते हैं इंसेमिनेशन। अपन थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब जो जिन मेल्स का पेनिस फंक्शनल नहीं होता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिनको हो जाता है ना, पेनिस इरेक्ट होने की जगह इरेक्ट नहीं होता, तो उनके लिए ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, हम शरीर में भरकर यहाँ पर सीमन छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो स्पर्म एक बार में जितना यहाँ पर स्पर्म खाली हुआ है, सॉरी सीमन खाली हुआ है, उसमें 200 से 300 मिलियन 200 से 300 मिलियन स्पर्म डाले गए हैं। अब आप खुद सोचो, एक बार जो इंसेमिनेशन हुआ है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 200-300 मिलियन स्पर्म यहाँ पर डाले गए हैं। इन 200-300 मिलियन स्पर्म में से यहाँ पर कुछ गिने चुने 200-300 ही पहुंच पाएंगे,
इस एम्पुला वाले भाग तक कितने स्पर्म पहुंच पाएंगे? 200-300, मतलब 10 लाख में से कोई एक, 10 लाख में से कोई एक पहुंच पाया। यूपीएससी से भी बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर स्पर्म का, है ना। और ये स्पर्म को बहुत भारी बड़ी दौड़ लगानी है ना। ये बहुत बड़ा दौड़ का मैदान है इसका, इससे बड़ी मैराथन आज तक किसी ने नहीं भागी है। आपको लग रहा होगा सर ये बहुत बड़ा क्या है, यहाँ पर ये वेजाइना कितनी बच रही है इसके ऊपर? 2 सेंटीमीटर होगी सर्विक्स है, देन यूटेरस 5 से 7 10 सेंटीमीटर, देन फेलोपियन ट्यूब, ऐसा कितनी बड़ी दौड़ है। लेकिन ये दौड़ आप ऐसे देखो कि 10 सेंटीमीटर दौड़ कौन रहा है? स्पर्म। स्पर्म वो स्ट्रक्चर है, एक सीमन में इतने 200-300 मिलियन स्पर्म होते हैं, तो कितनी छोटी स्मॉल स्ट्रक्चर होगी स्पर्म। तो स्मॉल स्ट्रक्चर इतनी लंबी डिस्टेंस तय करेगी, तो कितनी बड़ी मैराथन है। ठीक बात है। जैसे यहाँ पर सीमन खाली हुआ है, ये स्पर्म अब इधर दौड़ना चालू है, ये स्पर्म दौड़ना चालू होंगे। इनकी स्टार्टिंग में जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ स्पर्म तो यहीं निमट जाएंगे वेजाइना में। क्यों? क्योंकि वेजाइना का जो मीडियम है, वेजाइना का जो मीडियम है वो है एसिडिक, मतलब वेजाइना अम्लीय माध्यम रखती है अपने अंदर, एसिडिक मीडियम रखती है। तो कुछ स्पर्म तो इस अम्लीय माध्यम की वजह से, एसिडिक मीडियम की वजह से ही मर जाएंगे। जो गिने चुने बचकर ऊपर चढ़े हैं, जैसे ही अंदर आए हैं यूटेरस में, तो अब इस वेजाइना की, देखो आज हमारे शरीर में भी कोई दूसरे की कोशिका आ जाती है, सपोज करो बैक्टीरिया आ गया है, तो हमारा इम्यून इसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करेगा, है ना। हमारी इम्यून सेल्स आएंगी ना, डब्ल्यूबीसी भागती भागती आएंगी यहाँ पर, और इन कोशिकाओं का फेगोसाइटोसिस करेंगी। तो क्या स्पर्म इस फीमेल के लिए कोई फॉरेन सेल नहीं है? एग्जैक्टली, बिल्कुल फॉरेन सेल है। तो जैसे ही स्पर्म ऊपर जाएंगे तो इस फीमेल की फेगोसाइटोटिक सेल्स आएंगी यहाँ पर, और इनका फेगोसाइटोसिस करेंगी। मतलब ये एसिडिक मीडियम से भी मरे हैं, और ये फेगोसाइटोसिस से भी मरे हैं, मतलब भक्षण इनका होगा हिंदी में बोले तो। ठीक है, भक्षण, है ना, साउथ की मूवी लग रही है, तो इनका भक्षण होगा। तो अब ये बेचारे यहाँ भी मरे हैं और ऊपर चढ़ते हुए भी मरे हैं। और दूसरी बात, ये मैराथन करने में भी मरेंगे। इतनी एनर्जी किसके पास है जो वहां पहुंचेगा, है ना। तो ये ऊपर चढ़ते हुए भी कुछ लो एनर्जी हुई है और मरे, चक्कर खा के गिरे। आजकल बहुत लोग हो रहे हैं, है ना, जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे फिर ये वापस गिर के मरेंगे। ठीक बात है। तो इनका हर तरीके से मरण चल रहा है ना। इनके ऊपर काल आ गया है, इसीलिए इतने सारे छोड़े गए हैं, ताकि यार कोई तो ऐसा शक्तिशाली लोग हो जो वहां पहुंच जाए। अब मान लो ये यहाँ पहुंच गए, ये यहाँ पर इनकी अच्छी खासी संख्या हो गई है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब तो इस साइड भी है ना। यहाँ कोई मार्कर बोर्ड थोड़ी लगा हुआ है, ऐसा बोर्ड थोड़ी लगा हुआ है कि कोटा जाने का रास्ता इधर बाएं से जाएं, है ना, दिल्ली जाना हो तो इधर दाएं जाएं, ऐसा कोई बोर्ड थोड़ी ना लगा हुआ है। तो जो स्पर्म यहाँ पहुंचे तो आधे स्पर्म तो इधर जाएंगे, आधे इधर जाएंगे, दोनों ही रास्ते हैं। पर जरूरी थोड़ी है हर मंथ किसी एक साइड से ओवम आएगा। अगर जनवरी में इधर से आया तो फरवरी में इधर से आएगा। तो अभी एग यहाँ पर है, तो जो इस साइड स्पर्म जाएंगे उनका तो कोई रोल ही नहीं है ना, वो तो आगे जाकर पहुंचे तो और खाली रास्ता। और यार गलत आ गए, अब वापस जाने का क्या फायदा, है ना। तो आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो जो मेरे पीछे आए वो वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो जैसे ही ये स्पर्म यहाँ तक पहुंचे, ये यहाँ पर पहुंच गए, अब इनकी संख्या बहुत ही कम बची है बेचारों की। तो इस बात को देख के यूटेरस को भी लग रहा है यार, हम जिसके लिए इतना हर महीने तैयार होते हैं, बेचारे इसकी एंडोमेट्रियम में यूटेरस की हर मंथ बनती है, फिर हर मंथ टूट जाती है, कितना नुकसान है इसको, है ना। और ये इंतजार क्यों हो रहा है कि कोई स्पर्म आएगा, हमें फर्टिलाइज करेगा, फिर हम 9 मंथ तक बने रहेंगे, है ना, यहाँ पूरा बेबी बनाएंगे। इसीलिए तो इस यूटेरस का जन्म हुआ है, वरना इसकी क्या जरूरत है ना। हम कहते बच्चेदानी है इसको। तो यूटेरस से कुछ सिक्रीशन इन स्पर्म्स पे आते हैं, और ये सिक्रीशन स्पर्म का जो हेड है, अपन ने स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी है, उसमें जो हेड पोर्शन है, हेड पोर्शन के ऊपर उसकी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो अच्छा, इससे फायदा हुआ नुकसान हुआ? इससे फायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हेड की मेम्ब्रेन अगर कमजोर नहीं होगी, और जब ये यहाँ जाएंगे तो यहाँ जाने के बाद हेड की मेम्ब्रेन फटनी जरूरी है। अगर वो कमजोर नहीं होगी तो बाहर एक्रोसोम नहीं निकलेंगे, और एक्रोसोम नहीं निकलेंगे तो फिर
सबसे बाहर जो उसके कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन है उसका तो कुछ भी हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ही इनके ऊपर हाँ, जैसे इनके ऊपर यूटेरस के सेक्रीशन आए, इनकी मेम्ब्रेन डाइजेस्ट होने लग गई है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कैपेसिटेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसकी वजह से स्पर्म के हेड की मेम्ब्रेन डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब जो बचे कुचे 200-300 स्पर्म यहाँ पहुंचे हैं, ये 200-250 जो भी स्पर्म यहाँ पहुंचे हैं, ये देखेंगे आगे क्या खेल होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अब हम सीधे, मैं ये स्ट्रक्चर क्योंकि बड़ी करके बनाऊंगा तो वहां आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में आपके इजी हो जाएगी चीजें, है ना। तो मैं रूल बना रहा हूँ, आप इसको पोज करके यहीं और बना लीजिए 1 सेकेंड। देखो ऐसे फर्जी नोट्स अपने जरूर बनाया करो, ऐसे डायग्रामेटिक, क्योंकि क्या होता है ये दिखने में भले ही अच्छे ना लगे आपको, पर ये आपके लिए यूजफुल बहुत है। जब आप रिवीजन करोगे तो इनसे ही आपको लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ यार सर यहाँ पर ये 10 लाख में से एक लिख तो रहा है, इसका मतलब हाँ यार ये वेजाइना का एसिडिक मीडियम है, हाँ यार कैपेसिटेशन रिएक्शन क्या होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस ही हैं, तो आप उसको लिख कर रटोगे, उससे अच्छा इन डायग्राम की फॉर्म में रख लो अपने पास, ताकि जब भी आप रिवाइज करो तो आपको ये फटाफट से दिमाग में क्लिक कर जाए, हाँ यार ऐसे ही है। ठीक है, अब देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये अपने पास सेकेंडरी oocyte है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक नॉन सेल्यूलर लेयर होती है। इस नॉन सेल्यूलर लेयर का नाम बताओ, जो पुराने स्टूडेंट है कमेंट करके बताएंगे ये नॉन सेल्यूलर लेयर क्या कहला रही है। ठीक है, हाँ, ये जो नॉन सेल्यूलर लेयर मैं भी बना रहा हूँ, इसका नाम क्या है, जो इस एग के बाहर मिलती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, बोलो, जोना पेलुसिडा। इसका नाम है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसे नहीं होती है, पर मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो ये जोना पेलुसिडा के ऊपर लगे हुए रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर्स। इनको क्या बोल रहे हैं, ZP3 रिसेप्टर्स। मेम्ब्रेन का नाम है जोना पेलुसिडा, रिसेप्टर जो लगे हुए हैं वो है ZP3 रिसेप्टर। जोना पेलुसिडा के बाहर हम सभी को पता है, याद करो, ग्रेन्युलोसा लेयर जो पूरी खत्म हो जाती है, लेकिन एक कोशिकीय लेयर बचती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। तो ये सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, ये अपने पास बच गए। इस कंडीशन में ही ग्राफियन फॉलिकल फटती है और कंप्लीट ये वाली स्ट्रक्चर फिमरी द्वारा पकड़ी जाती है और एम्पुला वाले भाग तक पहुंचाई जाती है, ये कंप्लीट, ना कि केवल ये अंदर। ठीक है, अच्छा याद करो कि ये जो अंदर इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ये किस कंडीशन में अरेस्ट है, ये मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट है। ये कहां अरेस्ट है, मैं ऐसे M2 लिख रहा हूं, इसका मतलब मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा अरेस्ट किया था, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में, है ना, लेकिन अब ये मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट है। ठीक बात है, जिन लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगी वो पहले का वीडियो देखे समझ आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पर स्पर्म पहुंच गया अपना, ये स्पर्म पहुंच रहे हैं, ऐसे नहीं पहुंच रहे हैं जैसा मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि डायग्रामेटिकली चीजें ऐसे नहीं, बहुत पास पास है सारी सेल्स, पर आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है। जैसे स्पर्म यहाँ पहुंचे हैं तो स्पर्म की हेड मेम्ब्रेन तो पहले से ही वीक हो चुकी है, तो ये बाहर आएंगे और यहाँ पर अब स्पर्म की स्ट्रक्चर याद करो, मैं कराता हूँ आपको याद, है ना। ये नेक है इसका, ये मिडिल पार्ट है और ये टेल है, ये टेल है इसकी। ठीक है, तो मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया है जिनकी वजह से तैर के पहुंचा। यहाँ हेड के ऊपर सबसे ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। इन एक्रोसोम्स में बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं,
है ना। और उसके बाद इसका न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में इसका मेन न्यूक्लिक एसिड डीएनए है, ठीक है। तो ये एक्रोसोम यहाँ आकर फटेगा, ये जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम यहाँ आकर फटेगा, और जैसे ही एक्रोसोम फटा है इसने कुछ एंजाइम रिलीज किए, और इस एंजाइम की वजह से ही ये कोरोना रेडिएटा से ऐसे आगे जगह बना पाया है। यानी कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा है? एक्रोसोम में भरे हुए एंजाइम। जैसे ही एंजाइम यहाँ रिलीज होंगे, ये मेम्ब्रेन डाइजेस्ट होने लगेगी, और अब ये स्पर्म यहाँ पहुंच गया है, ये स्पर्म यहाँ पहुंच गया। बात समझ पा रहे हैं? जो भी स्पर्म सबसे पहले इस जोना पेलुसिडा पर पहुंच जाएगा, असल में रेस वही जीता है। अगर हम यहाँ दिख रहे हैं तो हम उस स्पर्म की कहानी है जो स्पर्म सबसे पहले हमारी मदर की जोना पेलुसिडा पर टच कर गया। अगर उन शुरुआती 200-300 मिलियन में से कोई दूसरा स्पर्म टच कर जाता तो हम नहीं होते, यहाँ कोई और होता, यहाँ कोई और पढ़ा रहा होता, वहां कोई और पढ़ रहा होता, ठीक है। तो जो सबसे पहले यहाँ टच करेगा, है ना, यहाँ पर भी फिर टच कर रहे हैं तो एक ZP3 रिसेप्टर बना देता है। तो ये जैसे ही जोना पेलुसिडा का टच किया, और जोना पेलुसिडा पर प्रेजेंट है ZP3 रिसेप्टर, तो ये रिसेप्टर कह रहे हैं इससे। और भाई पहचानते हो ZP3 रिसेप्टर्स क्या हैं? ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो केवल ह्यूमन स्पर्म को पहचानने के लिए ही बने हैं। सपोज करो आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो और आपके पास उनका आइडेंटिटी कार्ड है ना। जब भी आप जाओगे वहां पर मशीन के सामने और आपने वो आइडेंटिटी कार्ड लगाया, तो स्कैन करेगी और आपको बता देगी हाँ प्रेजेंट लग गई है, इसी इंस्टीट्यूट का मेंबर है, तो वो आपको अंदर ले लेंगे। सिंपल बात है, यहाँ पर ह्यूमन स्पर्म को पहचानने के लिए ये ZP3 रिसेप्टर होता है। अगर ह्यूमन स्पर्म के अलावा यहाँ पर किसी और स्पीशीज का स्पर्म चला जाए, है ना, सपोज करो बंदर का चला जाए, घोड़े का चला जाए, किसी का भी चला जाए, है ना, ऐसा करके कोई आपसे बदला लेने की वजह से इंजेक्शन का बेहोश करके ऐसे इंजेक्शन से स्पर्म अंदर डाल दे, वो खुरापाती ये सोच रहा हो कि इसको कुत्ते का बच्चा पैदा करेंगे, तो क्या वो संभव है? नहीं है भाई। यहाँ पर केवल ह्यूमन स्पर्म की एंट्री है। जैसे ह्यूमन स्पर्म इस पे टच करेगा ZP3 रिसेप्टर्स पे, तुरंत ZP3 रिसेप्टर इसके न्यूक्लियस को अंदर लाएंगे। ये ZP3 रिसेप्टर टच किया, जोना पेलुसिडा ने इसको एंट्री दी और इसके न्यूक्लियस को अंदर लाया गया। ये जो अपने पास ओवम की मेम्ब्रेन है, इसका नाम है विटेलाइन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये? विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये ओवम की मेम्ब्रेन है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो जैसे ही अंदर आए हैं, फर्स्ट स्टेप है, जैसे ही अंदर आए, अंदर ले लिया गया इसको ZP3 रिसेप्टर्स के द्वारा। अब जैसे ही ये न्यूक्लियस विटेलाइन मेम्ब्रेन के टच किया, है ना, इस मेम्ब्रेन ने जैसे ही न्यूक्लियस को टच किया, 1 सेकंड से भी कम टाइम में ये बोलेगी अंदर आ जाओ। और जैसे ही न्यूक्लियस अंदर आया, ये मेम्ब्रेन हो जाएगी डीपोलराइज। क्या है इस बात का मतलब? आपका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इतनी बात समझो। मान लो सपोज करो इस पूरी वॉल पर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है ना, पूरी वॉल पर, या अभी आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस पूरे बोर्ड पर इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिक गेट है। जैसे ही मुझे इसकी एंट्री करानी है अंदर, जैसे ही ये इस बोर्ड के टच किया, ये इलेक्ट्रिक गेट है, टच किया टों टों टों, और इसने यहाँ पर एक रास्ता दिया और ये अंदर चला गया, ये इस बोर्ड के मार्कर अंदर चला गया, इसकी एंट्री हो गई। अगले ही सेकंड इस पूरे बोर्ड का डीपोलराइजेशन हो जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पर काम खत्म, अब किसी की एंट्री नहीं है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी ये खत्म हो चुकी है। अब मैं इसको ऐसे टच करूँ, अरे भाई इलेक्ट्रिक गेट क्या हो गया तेरे साथ, तो ये कोई रेस्पॉन्स करेगा ही नहीं, इसने एंट्री बंद कर दी बिल्कुल सबकी, ठीक है। तो 2 काम हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे ये अंदर गया, सबसे पहले इस मेम्ब्रेन का, कौन सी मेम्ब्रेन है? विटेलाइन मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से तुरंत किसी भी स्पर्म को अंदर आने से रोक दिया गया है, और इसको अपन बोल रहे हैं फास्ट ब्लॉकेज। क्या बोल रहे हैं? फास्ट ब्लॉकेज। जैसे ये काम हुआ, यहां पर मेम्ब्रेन में कोई टकराया, उसको न्यूक्लियस को अंदर लिया गया और मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो गया। अब कोई भी चाहे कोई भी स्पर्म यहां टच करे, उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। ये पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद कर दिया है, हैंग कर दिया है।
अब कोई अंदर नहीं आ पाएगा। इसको बोल रहे हैं मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन। ये बिल्कुल फास्ट कंडीशन में होता है, इसी को बोलते हैं अपन फास्ट ब्लॉकेज। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे ही ये न्यूक्लियस अंदर आया है, यहां से कुछ केमिकल बाहर सिक्रीट किए गए हैं और ये केमिकल्स जाते हैं जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन के ZP3 रिसेप्टर्स के पास। और ZP3 रिसेप्टर्स के पास जाते ही इन ZP3 रिसेप्टर्स को कर दिया जाता है म्यूटेटेड। मतलब अब इन रिसेप्टर्स को ह्यूमन स्पर्म पहचानने की जो पावर थी वो इनसे छीन ली गई। अब तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी को नहीं पहचानोगे, सबकी एंट्री यहां से ब्लॉक हो चुकी है, चाहे वो ह्यूमन स्पर्म हो या कोई और हो। अब इसके अंदर कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे ये क्या कर रहा है, इससे ये कर रहा है पॉली स्पर्मी को ब्लॉक, मतलब एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को यहां पर ब्लॉक कर दिया जा रहा है। बिल्कुल जो स्पर्म एंटर कर गया बस कर गया, अब दूसरा स्पर्म एंटर नहीं करना चाहिए। इसको हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर दिया गया है, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि हमें ह्यूमन का बच्चा बनाना है और ह्यूमन के बच्चे में 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। अगर 46 यहाँ पर 2 स्पर्म आ जाएंगे तो क्रोमोसोम तो बढ़ जाएंगे तो फिर वो ह्यूमन का बच्चा नहीं बन पाएगा, वो बच्चा बन ही नहीं पाएगा। तो 46 क्रोमोसोम तो यार हो गए। इधर देखो, जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस गया तो 23 क्रोमोसोम तो इसके पास ऑलरेडी है। इस कंडीशन में जब ये अंदर चला जाएगा तो अब यहाँ पर ये जो सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट है, इसमें मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, इसमें मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट होगा तो आपको पता है 2 सेल बनेगी, एक तो ये एग सेल और दूसरी एक बिल्कुल खराब सेल बनेगी, जैसा कि हमने वहां बनाया था। वहां पर जो सेल बनी थी वो थी फर्स्ट पोलर बॉडी, ये जो बनेगी ये है सेकंड पोलर बॉडी। इसको अपन बोलेंगे सेकंड पोलर बॉडी। ये डीजनरेट हो जाएगी, कोई रोल नहीं है इसका। ये अपने पास एग सेल आ चुका है, ये अपने पास मेल का न्यूक्लियस आ चुका है, दोनों के पास 23 क्रोमोसोम है। जैसे ही ये फ्यूज करेंगे ये जाइगोट बना लेंगे जिसके पास 46 क्रोमोसोम हो जाए। ये अपने पास कंप्लीट फर्टिलाइजेशन हो चुका है, प्रोसेस भी और कैसे ये मिलकर इन्होंने जाइगोट की स्ट्रक्चर बनाई। इसको मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, 2 मिनट में सुनो। जब पहली बार कोई स्पर्म यहाँ आएगा तो कैपिसिटेशन रिएक्शन की वजह से उसकी हेड की मेम्ब्रेन कमजोर है, तो यहाँ पर एक्रोसोम निकलेगा बाहर, वो फटेगा, उससे एक्रोसोम के अंदर एंजाइम जो बाहर आएंगे उनसे ये जो लेयर है जिसको अपन बोल रहे हैं कोरोना रेडिएटा, ये डाइजेस्ट हो जाएगी। देन स्पर्म का जो हेड पार्ट है वो आगे आया और उसने टच किया है जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन के ZP3 रिसेप्टर्स को। जैसे ही ZP3 रिसेप्टर्स पे ये हेड टच होगा, ZP3 रिसेप्टर्स पहचान लेंगे ह्यूमन के स्पर्म में अंदर लाओ। जैसे इसको अंदर लाया गया, विटेलाइन मेम्ब्रेन के टच हुआ, विटेलाइन मेम्ब्रेन के टच होती मेम्ब्रेन कहते ही तुरंत लो, मैं बस 1 सेकंड के लिए ओपन हूं। जैसे विटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस गया है, विटेलाइन मेम्ब्रेन का अगले ही सेकंड में डीपोलराइजेशन हो जाएगा, अब कोई अंदर नहीं आ पाएगा और इससे कुछ केमिकल सिक्रीट बाहर छोड़े जाएंगे जिनसे जोना पेलुसिडम के ZP3 रिसेप्टर म्यूटेटेड हो जाएंगे। अब यहाँ दूसरा कोई भी स्पर्म आके कितना ही नॉक करे, कोई अंदर नहीं आ सकता। समझ गए बात? तो इससे हमने पॉलीस्पर्मी रोक ली। जो न्यूक्लियस अंदर आया है, मेल का न्यूक्लियस फीमेल का न्यूक्लियस दोनों मिलेंगे और जाइगोट बना लेंगे। ये अपने पास क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, जाइगोट स्ट्रक्चर बन चुकी है। कहाँ बनी है ये? एम्पुला में। जाइगोट कहाँ बना है? एम्पुला में। ठीक है, यहां तक का पोर्शन कंप्लीट है, इसके आगे मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं।